अब पुष्पेंद्र जी आपसे कि मेरठ के साथ साथ, चूँकि मेरठ की 7 सीटों, चूँकि मेरठ में हम हैं, तो मेरठ के साथ साथ बीच में तब तक आप ब्रेक करते हो, पकौड़े खाते रहिए आप। हाँ, तो मेरठ की 7 सीटों के साथ साथ आप क्या कैलकुलेशन देखते हो उसमें? मैं बीएसपी के भी एंगल को समझना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि जैसे मैं कल आगरा में था, आगरा में समाजवादी पार्टी 1 सीट तब जीती जब अखिलेश को 225 सीट मिल गई थी 2012 में। राजा हरिदमन सिंह जी, वो भी राजा की वजह से 62 सीट पर उनकी जीत हुई। वो सब सपा की जीत नहीं, वो राजा की जीत थी। तो क्योंकि वहाँ दलित वोट बैंक है और उनके साथ कुछ जुड़ता है, तो मायावती की राह आसान हुई। 2002 में भी, 7 में भी 7-7, 8-8 सीटें आगरा की जीती बसपा ने। तो यहाँ भी मेरठ में भी दलित फैक्टर है, जहाँ जहाँ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इवन मुजफ्फरनगर में बहुत जगह ठीक ठाक बड़ा चंक है दलितों का वोट का। तो मायावती फैक्टर और मेरठ से शुरू करते हुए हम कैसे देखते हैं? अंजुम जी, पहले तो आज आपने फिर मेरठ का दौरा किया, हम लोगों को बुलाया, बहुत शुक्रिया। जो सवाल आए, जो मेरे साथियों ने बातें की, कुछ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ और कुछ में थोड़ा सा मैं संकोच में रखता हूँ। हाँ। जैसे जोशी जी ने कहा कि उनका सरनेम जोशी है, पर वो जोशी नहीं है। जोशी कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन इतने सालों की पत्रकारिता के बाद हो गए बीच में, जो मैंने टोक दिया ना उनको। वो नाराज नहीं होते हैं, वो भाभी जी से थोड़ा रहा होगा। हाँ। नाराज तो मतलब घर की नाराजगी यहाँ निकाल रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर इतने दिनों बाद हम उस हवा को भाप ही ना पाएँ या क्या गंध है उसको भी ना समझ पाएँ, तो फिर शायद हमने क्या किया। तो जो गंध आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। जैसी सुनामी उनकी थी ऐसी गठबंधन की आ जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन नुकसान उन्हें ही होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा जेब भी उन्हीं की भरी हुई थी, तो अगर जेब किसी की खाली होगी तो भाजपा की होगी। और इसमें मायावती फैक्टर से पहले आपको कुछ और रोचक बातें बताना चाहूँगा जो मेरी जानकारी से मैंने हासिल की है और शायद आपके मतलब की होंगी, जो हाई प्रोफाइल सीट है। जैसे एक का जिक्र जोशी जी ने किया, संगीत सोम, फायर ब्रांड लीडर। हाँ। और 2013 के दंगे से पैदा हुए, तभी से उनका नाम हुआ और देश में भी छाए। बिल्कुल, वो संकट में है। सुरेश राणा वर्तमान अब एक एक करके थोड़ा समझाने के लिए, संगीत सोम का इन्होंने जिक्र किया। संगीत सोम को कुछ लोग विख्यात होते हैं, कुछ लोग कुख्यात होते हैं। संगीत सोम अपने बयान की वजह से कुख्यात तब हुए जब दंगों के बाद उन्होंने अफगानिस्तान का एक वीडियो वायरल किया या लाइक किया और वो वायरल हुआ। और वो दंगों के दौरान जो मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में जो भाईचारा को तोड़ने की कोशिश, जाट वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश में जो चंद नेता चुनिंदा, उसमें संगीत सोम भी बहुत प्रमुख थे। ये अलग बात है कि आए सपा से ही थे, 2012 में सपा से चुनाव लड़े। इस बार उनका जिक्र कर रहे हैं। अतुल प्रधान सपा के उम्मीदवार हैं, हालांकि बीएसपी के भी नाम संजीव धामा या कुछ ऐसा नाम है बीएसपी का। हाँ, चलिए अब आप थाना भवन क्यों है कष्ट संकट में? संकट में जैसे श्रीकांत जी कह रहे थे कुछ ने काम किया, विधायकों ने नहीं किया, हालांकि मैं उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि संगीत सोम ने काम तो किए पर चुनिंदा क्षेत्रों में किए। और अतुल प्रधान छात्र राजनीति से उभर के नेता बने और वो भी वैसे ही थोड़े दबंग माने जाते हैं जैसे संगीत सोम। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस चुनाव के आने से पहले उन्होंने ऐसा लगता है जैसे 2017 से तैयारी शुरू कर दी और उन वर्गों में जाने लगे अतुल प्रधान जो सपा के पारंपरिक वोटर नहीं माने जाते थे। पहले तो अतुल प्रधान खुद गुर्जर हैं, जो बीजेपी का वोटर माना जाता है। यस, पहले तो खुद वो हैं। दूसरे, उन्होंने मुस्लिमों में उस समय से पैठ बनाई, हालांकि वो उनका वोट बैंक है। खास बात ये थी कि मुझे जानकारी है और मैंने खुद देखा कि पूरी बेल्ट में दलितों पे अगर कोई आफत आई, कोई उनके यहाँ कोरोना में डेथ हो गई या कोई गए, तो अकेला नेता अगर कहीं वहीं दिखाई दे रहा था तो अतुल प्रधान दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा जो जाति जिस पर सबसे ज़्यादा दांव लग रहा है उस पर मैं विस्तार से आगे भी बात करूँगा। जैसे सैनियों के कुछ गाँव हैं, कुछ बिरादरी है, सैनियों में भी अतुल प्रधान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो ये कोर वोटर है बीजेपी का। जब ये कोर वोटर उधर से माइनस होगा और दूसरी तरफ जुड़ेगा तो संकट में तो संगीत सोम है। आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन 14 मार्च को पता चलेगा, लेकिन 10 मार्च को। पर स्थिति आज की ये है कि वो संकट में फंसे हुए हैं। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं, थाना भवन सुरेश राणा। सुरेश राणा भी संकट में है। गन्ना किसानों की नाराज़गी वही बेल्ट थी और मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि उन्होंने आला कमान से बहुत गुहार लगाई थी कि मुझे सीट बदल के देवबंद भेज दीजिए, मैं वहाँ से लड़ लूँगा। तो वो पहले भी बहुत
एक बार बहुत ही कम मार्जिन से वो जीते थे सीट, वो निश्चित तौर पे संकट में है। जो जातीय समीकरण वहाँ बन रहे हैं और ख़ास तौर पे उसमें किसान आंदोलन और किसानों की नाराज़गी बड़ी भूमिका बनेगी। एक और मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल। अब एक एक करके मैं बीच में थोड़ा ऐड कर दूं। थाना भवन शामली जिले की विधानसभा सीट है। सुरेश राणा ठाकुर हैं, गन्ना मंत्री हैं। गन्ना किसान सबसे अधिक नाराज हैं। उसमें एक दिलचस्प बात यह, अभी भी मैं शामली के कुछ इलाकों से होकर आ रहा हूँ। राकेश टिकैत बार बार चुनौती देते हैं और कुछ इलाके के लोग। सुरेश राणा खुद जहां जिस मिल पर गन्ना उतारते हैं वहां का भी पेमेंट नहीं हुआ है पिछले साल मार्च तक का। सुना है कल कुछ भुगतान हुआ है, कल, क्योंकि बहुत बवाल मचा है। बीजेपी के बहुत विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है गांव में। तो कल कुछ भुगतान हुआ है, लेकिन कुछ बाकी है। गन्ना मंत्री अगर अपने इलाके में फंसा हो और उसके इलाके की बजाज चीनी मिल और एक प्राइवेट और मिल है जो नाम भूल रहा हूँ, वहाँ अगर पेमेंट नहीं हो रही है या देर से हुई, वो एक नाराजगी की वजह है। हाँ, आगे साल भर का अंतर है, अभी साल भर का पेंडिंग। जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही जानकारी है जी। इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में भी मुजफ्फरनगर शहर सीट पर, वहाँ से भी योगी मंत्रिमंडल के कपिल देव अग्रवाल मैदान में हैं। कपिल देव अग्रवाल जब शुरू हुआ चुनाव तो ऐसा लगा बड़ी आसानी से जीत जाएंगे और ये केक वॉक की तरह होगा उनके लिए। लेकिन जब आप ज़मीन पे जाते हैं और एक पत्रकार की हैसियत से जाके आकलन करते हैं तो पता चलता है तस्वीर कितनी बदल गई है। अब देखिए, वहाँ पर एक पाल खड़ा किया है बसपा ने, यहाँ मायावती फैक्टर आ जाता है ना। अब उन्होंने पाल को खड़ा कर दिया और 20,000 के करीब पाल वोट वहाँ पर है। अब वो पाल वोट कहाँ जाएंगे? जो बीजेपी का कोर वोटर था वो ज़रूर छिटकेंगे। अगर 10,000 भी माइनस होते हैं तो 10,000 माइनस होते हैं कपिल देव के। और दूसरी तरफ सपा में क्योंकि गठबंधन हुआ है और सपा के चितरंजन स्वरूप के बेटे वहाँ से लड़ रहे हैं, जी अच्छी छवि है, साफ सुथरी छवि है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैं फिर यहाँ पे जोड़ूंगा, थोड़ी जानकारी ऐड करता हूँ। मुजफ्फरनगर में चितरंजन स्वरूप पहले विधायक रहे हैं 2 बार शायद, लेकिन जो उनके बेटे हैं जिन्हें सौरभ स्वरूप को सपा ने टिकट दिया है, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि उनका एक भाई जो पहले चुनाव लड़ा, गौरव स्वरूप, उसको सपा ने टिकट नहीं दिया, तो वो मेरी जानकारी जो 4-5 दिन पहले बीजेपी में चले गए। तो वो एक पारिवारिक जो पेच है वो कहीं सपा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, एक बात। दूसरी बात, जो बनिया और व्यापारी बिरादरी है वो शहर में डोमिनेट करता है, शहरी जो आबादी है जिसमें भाजपा का रुझान ज़्यादा है भाजपा की तरफ, क्योंकि सारे व्यापारी धंधेबाज लोग हैं, धंधा करने वाले। धंधेबाज नेगेटिव मत मानिएगा, और व्यापारी कारोबारी। और दूसरी बात, अमित शाह ने वहीं डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया था। मैं उस सड़क पे भी गया श्री चौक इलाके में, और जानबूझकर वहीं किया क्योंकि वो उनका कोर वोटर है। तो नेक टू नेक है, लेकिन मुझे थोड़ा एज अभी भी वहाँ बीजेपी का दिखता है। वो आपकी बात सही है, और वो पारिवारिक झगड़े से वो शायद वो उस एज को बीजेपी को का एज बढ़ा है। शायद है वो पारिवारिक झगड़े से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गौरव के चले जाने से ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वैसे भी कपिल जो है वो 3 बार से है और उनका वहाँ पे ठीक ठाक PR है। चलिए अब हाँ देखिए, जो आपकी जानकारी है मैं उससे भी इनकार नहीं कर रहा, इनकी जानकारी से भी इनकार नहीं कर रहा। मेरी पहली लाइन जब हमने कपिल देव जी के लिए शुरू की तो यही कहा कि जिस दिन चुनाव घोषित हुआ तो लगा कि वो तो जीत गए। सही बात। लेकिन जब आप जमीन पर जाते हैं तो कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, और मैं ये कह भी नहीं रहा कि कपिल देव हार जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइट में है और चुनाव जो आसान था वो मुश्किल हो। टाइट कंटेस्ट, हाँ, आसान तो कोई भी सीट नहीं। इसीलिए अब एक और अब कुछ और ऐसे VIP सीट आप लोग गौर करिएगा। हम लोग कुछ VIP सीटों की भी बात करें, VIP और अहम सीटों की पश्चिमी। जानबूझ के इसको वहाँ ले गया हूँ सीटों पर। अगर एक यहाँ पर पूर्व मंत्री और लड़ रहे हैं, शाहिद मंजूर किठौर से, जो कि पिछली बार किठौर से, मेरठ की किठौर सीट है ये विधानसभा सीट। लगता था कि बड़ा मुकाबला तगड़ा होगा, और जो वहाँ से त्यागी जी विधायक हैं, सतबीर त्यागी, बड़ी उनकी सज्जन वाली छवि है और वो गांव में आते जाते भी रहे। लेकिन बावजूद इसके जब समीकरण बनने शुरू होते हैं और थोड़ी सी लहर शुरू होती है, गांव में चौपालें शुरू होती हैं और घेर में बैठकर जब बातें होती हैं तो माहौल वहाँ से पता चलता है, वहीं से बनता बिगड़ता है। इस बार अगर मैंने जो जानकारी अगर मेरी सही है तो शाहिद मंजूर उस किठौर सीट पर फिर से सपा का परचम लहराने जा रहे हैं। हालांकि हमें
ज्योतिषी नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई और बात जो नहीं। चीजें दिखाई दे रही हैं उसे कहने में वहाँ पर कई और फैक्टर भी काम कर रहे हैं किठौर में। पहला तो यह है कि सतवीर के खिलाफ गुस्सा बहुत है लोगों में, उसने कोई काम नहीं किया, पब्लिक में नहीं गया, तो अब वहाँ भाजपा के लोग ये कहकर वोट मांगने जा रहे हैं कार्यकर्ता, देखो भाई ये सतवीर तो बड़ा नालायक आदमी है, इसको तो वोट देना मत, लेकिन भाई योगी और मोदी जी को आपको अपना वोट देना है, अमित शाह भी कह रहे हैं, है ना, वो तो अमित शाह भी कह रहे हैं। वही बात है, वही बात है। अच्छा, उसमें किठौर में एक और है, एक और किठौर में है कि वहाँ पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी लड़ रही है वो काफ़ी हैवी वेट है, बबीता गुर्जर, वो धन सिंह कोतवाल एक गुर्जरों के महानायक है, उनकी बड़पौत्री है, उनके विरासत से है। अब वहीं जहां मैं आ रहा था वहीं आपने उसी का जिक्र किया, और उसमें जैसे गुजरों के गांव में मैं गया था किठौर में, और गुजरों की भी तादाद ठीक ठाक है, वो नाराज़ थे कि ये सतवीर त्यागी की जगह हटाकर और गुजर को वोट मिलना चाहिए, अगर गुजर को टिकट मिलना चाहिए, अगर हमारी बिरादरी का नहीं मिलेगा तो हम नहीं देंगे त्यागी को। बीजेपी से मेरा वो कहते हैं ना, योगी तुझसे बैर नहीं लेकिन त्यागी तेरी खैर नहीं, तो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, उसमें गुजर वोट बट सकता है, आप शायद ये कर रहे हो। नहीं, देखिए ऐसा है कि गुर्जर एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा वर्ग है जो किसी पार्टी में नहीं है, वो कभी बीजेपी को जाता है, कभी वो सपा को जाता है, कभी कांग्रेस को जाता है, लेकिन जब कोई गुर्जर कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके तो वो सारा एंड ब्लॉक गुर्जर उसको पड़ता है। और इसमें भी एक खास बात और है, रोचक है ये बात कि अगर दो गुर्जर खड़े हुए हैं तो जो ज्यादा बड़ा गुर्जर होगा, मतलब धन में, बल में, दबंग होगा, हर तरह से मतलब समर्थ होगा, तो वो फिर उसके पास जाएगा एंड ब्लॉक, बढ़ता नहीं है वो आमतौर पर। ऐसा नहीं है कि आधा उधर चला गया, आधा उधर चला गया। और बसपा का जो कैंडिडेट है वो भी गुर्जर है, माबी, और वहाँ दलितों की संख्या भी ठीक ठाक है। और एक और वहाँ पर ओवैसी का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है। तो वहाँ चुनाव जो है कुल मिला के जो स्थितियाँ हैं वो अभी तक शाहिद के फेवर में जाता है। अब शाहिद मंजूर जो किठौर से हैं वो मंत्री रहे हैं अखिलेश की सरकार में, और उनके पिता भी 4 या 5 बार वहाँ से 4 बार शायद वो 4 या 5 बार अलग अलग जगह से रहे, मतलब उस वो परिसीमन में सीट कुछ बदले, हाँ 5 बार या 4 बार वो विधायक रहे हैं। तो वो परिवार राजनीतिक परिवार है, और ओवैसी ने वहाँ सभा की थी, मैं संयोग से उस सभा में भी गया था। जाते हुए ये गोलीकांड हुआ है। हाँ नहीं, वो मैं गया था लगता है 1 महीने पहले गए थे, लेकिन अभी तो मैं पहली सभा धौलाना में की थी, शायद शुरू की थी, लेकिन हाँ कैंपेन की पहले धौलाना से, उसके बाद किठौर में की थी। मैं दोनों सभा में गया था, इसलिए बोल रहा हूँ। खैर, तो अब हम किठौर से आगे बढ़ते हैं। अब किठौर से आगे बढ़ते हैं तो मंत्री आते हैं हमारे दिनेश खटीक, हस्तनापुर विधानसभा जो सुरक्षित विधानसभा है मेरठ जिले की, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस दिन चुनाव शुरू हुआ, आप कहीं किसी चौपाल पे चले जाइए, चौक चौराहे पे चले जाइए, तो यही था, दिनेश खटीक तो जीत गए। सपा गठबंधन ने वहाँ से एक बार बसपा से एक राउंड और आ गई क्या? योगेश वर्मा, ये चाय आपकी है? अच्छा, चाय अभी गई, ठंडी हो गई, कोई पूर्व विधायक योगेश वर्मा को टिकट दिया। लगा कि योगेश वर्मा की छवि और जाट उससे एक थोड़ा गैप रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा दबंग दलित है और दबंग दलित को जाट पसंद नहीं करता, तो ये लगा कि ऐसा बड़ा नुकसान हो जाएगा और शायद ना जीते। लेकिन आज आप अगर हस्तनापुर में जाएंगे, हस्तनापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दिनेश खटीक के लिए भी वो केक वॉक नहीं रह गया है, और वो भी घिर गए हैं, क्योंकि योगेश के साथ वहाँ पर गुजर भी उन्हें मिल गए हैं, दलितों में उनका अपना प्रभाव है। यहाँ पर वो मायावती फैक्टर को भी फेल करते हैं, और दलितों का एक बड़ा हिस्सा वोटों का योगेश वर्मा ले जाने की क्षमता रखते हैं। अर्चना गौतम कांग्रेस से हैं, अगर वो भी कुछ परंपरागत वोट अगर काटती हैं तो किसके काटती हैं? कांग्रेस के बीजेपी के काटती हैं। इसी तरह से किठौर में जिस तरह से बबीता गुर्जर काट रही हैं, तो गुर्जर अगर नहीं होते तो वो भाजपा में ही जाते। तो वहाँ से इस तरह से जो सीन बन रहा है, जो नुकसान हो रहा है, इस तरह से फंस रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, और वो है कैराना। आमतौर पे आप अभी किसी से पूछिए तो आप कहेंगे वहाँ से नाहिद हसन जीत गए, जीत ही जाएंगे ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, चीज़ें बदली हैं। तो मतलब आप मृगांका सिंह को देख रहे हैं? मृगांका सिंह को अब मैं अच्छी टक्कर में देख रहा हूँ। नाहिद हसन के लिए रास्ता आसान नहीं रहा। उसकी 2 बातें की। इनके चाचा के लड़के हैं अनिल, पहले दोनों बार जब मृगांका चुनाव लड़ी तो खिलाफ काम कर रहे थे, वो उनके खिलाफ काम कर रहे थे। उसके बाद गुजरों की पंचायत हुई, और गुजरों ने तय किया कि जैसे हुकुम सिंह को हम देते थे बाबूजी को, वैसे ही वोट इस बार मृगांका को दिए जाएं। नाहिद हसन
गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वो अलग बात है, गुजर तो वो डीएनए से 200-300 है, साल पहले की वो तो बात, अलग बात है। पहले वोट गिने भी ऐसे ही जाते थे। लेकिन नाहिद हसन ने अगर दबंगई दिखाई तो उन्होंने अपना नुकसान खुद भी किया। उन्होंने गांव में पार्टियां बना दी और ज़्यादातर जो उनकी छवि बनी वो भले मुस्लिम लोगों के साथ जुड़ने की नहीं बनी, वो ऐसे लोगों के साथ वो जुड़े जो थोड़े से उदंड या उपद्रवी माने गए। इसका नुकसान भी उन्हें नाहिद हसन को उठाना पड़ेगा। अगर वो ये समझ लें कि सारा मुस्लिम मिल जाएगा तो हो सकता है कि मतदान प्रतिशत कम हो जाए, और इधर मृगांका के लिए जोर, उससे हमदर्दी, तो ये सारी बातें मिला के आ रहा हूँ हाँ। जो बात कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। ये नुकसान तमाम जगहों पर सपा और रालोद का जो संयुक्त मोर्चा है, इसके कई प्रत्याशियों से ये गलतियां हो रही, ये हुई हैं और उसका नुकसान उसको उठाना पड़ रहा है। अकेले वहीं की नहीं, बाकी चूंकि बात आगे रह गई तो बाकी रह गई हाँ, थी। तो अब उसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि कैराना जैसे बीच में कह दिया वो भी गुजर है, तो एक इतिहास है कैराना का। नाहिद हुसैन के पिता मुनव्वर हुसैन, उनकी माँ भी सांसद बनी, जीती, और उस दौर में उपचुनाव में भी वो 200 साल पहले या 300 साल पहले एक ही बिरादरी के गुजर के कलसियान खाप का हिस्सा थे। बाबा कलसा ने कलसियान खाप बनाया था, लेकिन वो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया तो वो परंपरा आई और ये गुजर रह गए हिंदू धर्म में। तो हुकुम सिंह और उसके बाद उनकी बेटी मृगांका है। बड़ा दिलचस्प है, वहाँ एक कलसियान खाप का एक चौपाल है शायद, वहाँ भी मैं गया, और नाहिद हसन का चबूतरा है। तो चौपाल और चबूतरे में वहाँ की राजनीति बटी होती है, उसी का जिक्र कर रहे थे। और नाहिद हसन जेल में है, गैंगस्टर एक्ट लगा, कुछ वीडियो भी वायरल हुआ। अब वो देखना होगा कि कैराना में क्या होता है। और बीजेपी की पूरी कोशिश है कैराना के मुद्दे को बार बार उठाने की, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना और मुजफ्फरनगर में जो गर्मी है उस गर्मी को हम शांत कर देंगे। 10 मार्च के बाद हम जून मई में तो शिमला बना देते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं, और अमित शाह इसलिए कैराना कर रहे हैं। तो अभी ये लगातार आपको कैराना दिखेगा। अब उसके बाद तो मैंने आपको ये वो हाई प्रोफाइल सीट्स का जिक्र किया जिनको यहाँ पर जब चर्चा होती है तो सबसे टॉप पे उन्हीं की बात होती है। जो मेरी समझ थी, जो मेरे सोर्सेज से मेरी जानकारियाँ थी, जो गणित था, उसके बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं मायावती फैक्टर की। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी को ढूंढे नहीं मिल पा रहा। पहले तो ये कि बहन जी चुप क्यों बैठी थी, क्या उन पर बीजेपी का दबाव है, क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। अब जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट उतारे उससे ये इस बात को और बल मिला लोगों के, यार ये तो वोट काटेगी तो गठबंधन के ही वोट कटेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहन जी कहीं ना कहीं फंसी हैं, या वो रणनीति क्या बना रही हैं वो तो नहीं है जो 2007 में था। ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि वो स्थितियाँ नहीं हैं। अब हो क्या रहा है कि आपने भी शायद, आप अमरोहा में थे अगर मुझे याद आ रहा है, और एक दलितों के गांव में थे, धनौरा में, वहाँ यस मंडी धनौरा में थे आप, और सब इलाके में। और दलित युवक आपसे कह रहे थे कि साहब हमें तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और हमारे यहाँ कोई विकास काम नहीं होता, कि कौन सा आपने वोट दिया हमें। ये मानस मेरे हिसाब से दलित युवाओं में बन रहा है। अब सवाल आता है कि ये दलित युवा जाएगा कहाँ, इसके बारे में फिर अलग अलग विचार आते हैं। वो क्या है, कुछ चंद्रशेखर की तरफ जा सकते हैं, कुछ कहाँ जाएंगे, कुछ लोग दावा कर रहे हैं गठबंधन पर जाएंगे, इस तर्क के साथ कि उनमें ये भय है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर रही है। लेकिन जब मैं खुद गया और यहाँ पर जो दलित बस्ती है उस पर गया जहाँ पे मायावती खुद आई थी, तो मुझे लगा कि वो दलित युवा गठबंधन पर नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बीच में अपना फिर छेपक लगाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो दलित युवा सब जगह या ज़्यादातर जगह बीजेपी जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि दलित युवा सब जगह चंद्रशेखर के साथ जा रहा है। क्योंकि मैं रामपुर मनिहारन उस खास सीट पर गया, सहारनपुर देहात पर गया, भाई अखिलेश यादव, और जब इनकी बातचीत टूटी आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2 सीट हम दे रहे थे, गाजियाबाद और रामपुर मनिहारन में ही रामपुर चौराहा है, वो एक जगह है जहाँ पर वो विवाद हुआ था 2017 में, ठाकुर वर्सेस दलित, शबीरपुर है वो जी, जिससे गांव के पास में शबीरपुर गांव है। तो ये सब, हाँ ये सब, जाती है रामपुर। हाँ,
तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो वहाँ दोनों पक्ष के लोग मिले, भीम आर्मी के मतलब इनके पक्ष में भी और मायावती के पक्ष में भी। तो लेकिन जैसे आज भी मैं बहुत दलित बस्ती में गया, बहुत जगह ऐसी भी दलित बस्ती में लोग मिलते हैं, 20 मिलते हैं तो 15 एकदम 20 में 15 मायावती के पक्ष में, हम तो बहन जी के साथ हैं, चाहे वो हारें चाहे जीते देंगे, तो ऐसे भी है। लेकिन यही देखना है कि जो मायावती 20% वोट के साथ, 21% वोट के साथ पिछली बार सिर्फ 19 सीट हासिल की, वो मायावती अब वोट लूज करती हैं, सीट उनकी लूज होती है या बढ़ती है। बढ़ने की बहुत कम गुंजाइश इसलिए दिखती है कई बार क्योंकि लड़ती नहीं दिखती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके पक्ष में तर्क देते हैं कि उनका वोटर साइलेंट है, वो इंटैक्ट है, वो बीजेपी की तरह से उस तरह से लड़ती हुई नहीं दिख रही हैं, उसे आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। हाँ, देखिए, मायावती, बहन मायावती कभी लड़ती हुई दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनकी जो अपनी किलेबंदी होती है वो बहुत मजबूत होती है, हमेशा ये रहा है। इस बार क्या अंतर, उनके पास जो बोला जाता है 20% 22% वोट जो बोला जाता है, वो उनका आधार वोट बैंक नहीं है। उनका आधार वोट जो है वो 12 से 16% के बीच में कहीं होगा। एक्चुअली 20-22% दलित में जो 60% उसके दलित के अंदर जाटो है। हाँ, जो एकदम कोर वोट है, जो हिलता नहीं है, वही उसका कोर वोट जो है वही है। इसके अलावा जो वोट उनके पास आते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग से आते हैं, और इस बार सोशल इंजीनियरिंग जो है उन्होंने कई जगह उसका प्रयोग किया है। जैसे मेरठ शहर में उन्होंने एक कैंडिडेट मुस्लिम उतारा है, एक कैंडिडेट उनका दक्षिण में मुस्लिम है। नहीं, मुस्लिम टोटल उन्होंने सपा गठबंधन से ज़्यादा दे दिया। हाँ, लेकिन क्या है कि इस बार आप किसी भी मुस्लिम से जाकर बात करेंगे तो मुस्लिम इतना कैलकुलेटेड है। हाँ, नहीं, इतना वो संभल कर बात करता है, इतना वो चातुर्य उसमें भर गया है। आप उससे जाएंगे तो वो जानता है कि अच्छा जोशी जी हैं, तो वो फ़ौरन कहेगा हम तो भैया देखो मोदी ने हमें सब कुछ दिया, सारी योजनाएं दी, मकान दी, हमारे लोगों को लोन दिया, ये दिया, हम तो जी भाजपा को वोट देंगे। उनकी महिलाओं से आप बात करिए, या जो महिला पत्रकार जाती हैं बात करती हैं, वो कहती हैं 3 तलाक से हमें मुक्ति मिल गई। तो लेकिन आप जब बहुत अपने कोर लोगों के बीच में बैठते हैं तो आपको तब पता चलता है कि ये एक मत है, और इस बार ना बसपा को वोट देने को तैयार है, ना कांग्रेस को वोट देने को तैयार है, जैसे समाजवादी गठबंधन को वोट देंगे। इसके अलावा ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अलबत्ता ऐसी बहुत सारी सीटों पर है जहां कांग्रेस और बसपा वो सीटें निकाल सकती हैं। अगर एन ब्लॉक मुस्लिम उन्हें पड़ जाए ना 58 सीटों में ही वो निकाल सकती हैं सीटें, लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो इस बार इतना डेडिकेटेड है कि उसे मालूम है कि मुझे बस, अच्छा जनता की भी, इससे मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समाजवादी पार्टी को एक वोट वो भी मिल रहा है जो सत्तारूढ़ दल की नीतियों से खपा है। वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट आप जिसको कहते हैं, वो ये चुनाव ना अखिलेश लड़ रहे हैं, ना जयंत लड़ रहे हैं, और न कोई और लड़ रहा है। ये चुनाव जनता लड़ रही है, और है ना, जनता वर्सेज भाजपा है। और जब जनता वर्सेज भाजपा है तो फिर आप समझ लीजिए कि अमेठी भी हारी जा सकती है। तो इसलिए मतलब कोई सीट इस वक्त अजय नहीं है। ये अप्रत्याशित रिजल्ट अगर आ जाए कि मतलब 3 अंकों से नीचे फिसल जाए तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। स्थितियाँ जो ग्राउंड पर दिखाई देती हैं वो हकीकत में बहुत ख़राब हैं। अब वो कितनी संभल पाती हैं। अब ये जो अमित शाह वाला आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गर्मी शांत कर दूंगा, मई जून में भी शिमला बना दूंगा, योगी ने कहा, योगी ने, सॉरी। तो ये जो कहा है, इससे जो उनको जाट वोट मिलने वाला था, 50-50% के रेशो पे चल रहे थे दोनों, 50 इनको 50 इनको, करीब करीब थोड़ा बहुत 10-5% इधर उधर आप प्लस माइनस कर लीजिए। अब वो जाट वोट इससे नाराज़ हो गया, और चूंकि बड़े चतुराई से उसका जवाब जयंत ने दिया। उन्होंने कहा तो था वो कैराना के संदर्भ में, और जयंत ने खुद पे ले लिया। उसने जयंत स्वभाव से गर्म है, हमारा खून गर्म है, हमारा खून गर्म है। हमारी गर्मी तो उससे क्या है, जब आप मुजफ्फरनगर की तरफ अभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस बयान से ही कम से कम 20% जाट जो है, जो उनके तरफ जाने वाला था, वो इधर खिसक आया है, संगठन में खिसक आया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, और कौन सा फैक्टर कहाँ पर है, अंडर करंट क्या चल रहा है, किस बात को लेके चल रहा है, युवा किस तरीके से सोच रहे हैं, है ना, तो वो महत्वपूर्ण है। युवा किस तरीके से सोच रहा है। और आपने हरियाणा एक देखा था पिछला चुनाव, कांग्रेस को उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए कोई रैली करने उनका बड़ा नेता गया ही नहीं, गांधी परिवार से कोई गया नहीं। जब क्या कहते हैं रिजल्ट आए
तब उन्हें हैरानी हुई, उन्होंने सोचा, तब माथा पीट लिया कि अगर हम चले जाते तो सरकार बना सकते थे हरियाणा में। और हरियाणा में भाजपा ने किन के साथ और कैसे सरकार बनाई सबके सामने है। और रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट जब आता है ना, जब एंटी इनकम्बेंसी होती है, नाराज़गी होती है, तो वो फिर 1977 से लेकर आज तक आप देख लीजिए वो किस तरीके से कह जाती है। तो जनता जो है वो इस बार आप ये समझ लीजिए कि रेत के किले पर खड़ी हुई है सत्तारूढ़ पार्टी। और रेत के किले पर खड़े होकर वो कब तक और कितना और किन जुमलों से बच सकती है, ये आने वाला भविष्य बताएगा। अब मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखते हुए अपनी बात कहता हूँ। दर्शक जो मुझे देखते हैं और बीजेपी समर्थक, वो तो गाली ही देते हैं कि तुम तो खोज खोज के बीजेपी विरोधियों के बीच जाते हो, तुम जानबूझ के ऐसा करते हो, तुम देखते रहना 10 मार्च को तुम पता नहीं क्या हो जाओगे, योगी जी की है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि 3 अंक पार करना मुश्किल होगा रेत के महल, मैं 3 अंक से नीचे आने की किसी तरह की किसी भी संभावना को खारिज करता हूं अपने नज़रिए से। क्या ऐसा मेरे हिसाब से, एक मिनट मैं अपनी बात कर दे, हाँ मैं अपनी बात करूं, कोई बात नहीं, मैं अपना भी ऑन रिकॉर्ड कर देता हूं कि किसी भी सूरत में 3 अंक के नीचे बीजेपी नहीं होगी, उससे ऊपर होगी। कहाँ होगी वो कैलकुलेशन अभी कहना मुश्किल है, और कैलकुलेशन करके कोई आदमी भविष्यवक्ता, वाकई इन्होंने शुरू में कहा, नहीं बता सकता। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि बहुत जगह बीजेपी की ओबीसी की कई जातियों में अभी पैठ है। वो पैठ कैसे टूटती है या टूटेगी, या वो नैरेटिव अगले, क्योंकि कई बार क्या होता है पहले दूसरे दौर पे भी चीज़ें बदलती है, आखिरी वक्त में भी बदलती है, वो बदलाव किस दिशा में होगा। लेकिन फिलहाल अब आप अपनी बात कर दीजिए। ऐसा है कि मैंने ये कहा कि ये भी हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो एक तरीके से रेत के टीले पर खड़ी हुई है। अभी ये जाति वाला मामला जो है, पिछड़ों वाला, अगड़ों वाला, मंडल और कमंडल, ये फैक्टर एक अलग दिशा में काम करते हैं। लेकिन जैसे आपकी बात को कहता हूँ मैं, लोधे हैं, कुर्मी हैं, और बहुत सारी ऐसे बैकवर्ड हैं। सैनियों में भी आधा आधा है। आप सैनियों के कुछ गाँव में गए, वहाँ समर्थक में मिलेंगे, लेकिन सैनियों की दूसरी खाप में जाएंगे आप मुजफ्फरनगर की तरफ तो वो होगा, है ना। इसी तरीके से प्रजापति हैं। लेकिन इस इलाके में जो मेजॉरिटी वोट है वो जाट है और मुस्लिम है, और जाट और मुस्लिम मिलकर जो है वो एक पूरा कॉम्बिनेशन तय करने में सक्षम है। भाई जाट मुस्लिम मिलके ही खाली तय कर लें तो 35 से 40 सीटें सिर्फ यही जिता देंगे, दोनों मिलके, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिन समुदायों की हम लोग बात कर रहे थे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे त्यागी समुदाय है, तो वो निश्चित रूप से अभी भी भाजपा के पक्ष में त्यागी समुदाय के ज़्यादा लोग हैं। गुजर हैं, उनका बहुत साफ है। वो थोड़ी देर पहले अभी जोशी भाई साहब ने कहा कि वो अपने मुख्य नेता के साथ ही जाते हैं, अलग अलग जगहों पर उनका अलग अलग झुकाव है। लेकिन गुजरों का कोई बड़ा नेता भाजपा की ओर से कहीं नहीं लड़ रहा है। तो आप मान सकते हैं कि गुजरों का मुख्यतः झुकाव सपा और रालोद गठबंधन की तरफ ही होगा। सैनी कुछ पॉकेट्स बड़ा नेता मतलब क्या करना चाहते हैं? मतलब जिसका 2 जिलों में भी प्रभाव हो, इतना बड़ा भी नेता अगर कोई हो। तो जैसे ऐसा नेता कौन है? वास्तव में गुजरों के पास इतना बड़ा कोई नेता नहीं। जैसे मलूक नागर हो सकते थे किसी दौर में, उनके बड़े भाई जो है लकीराम जी, एक दौर में ऐसा लग रहा था कि वो हो जाएंगे। करतार सिंह बढ़ाना हो, करतार सिंह बढ़ाना हो, नागर बंधु हो या कोई और हो, ऐसे कांग्रेस अब जैसे शायद नाम है मनीष चौधरी या क्या नाम है, जिसको नकुर से दिया, गुजर है, वहाँ सैनी वर्सेस गुजर हो गया है। सैनी का टिकट काटा, इसलिए सैनी नाराज है, वहाँ इलाके के गुजर को दे दिया, तो गुजर है। गंगोह में गुजर है, और गंगोह में शायद 8, 10, 12 चुनाव से गुजर ही जीतता रहा। जी जी जी, और बिल्कुल आता हूँ। जैसे सैनी समुदाय है, अब ये बातचीत थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हुई। तो वो बहुत बड़े इलाके में नहीं है, वो सहारनपुर मुजफ्फरनगर वाले इलाके में ज़्यादा सीमित है, तो उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। मुख्य प्रभाव जो अगर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, इन जिलों को देखें हम, तो उसमें जाटों का, उसके बाद गुजरों का, फिर त्यागियों का, और जाटों एससी, और उसके बाद जाटो। एक्चुअली कई बार एससी को बातचीत में लोग अंडरस्टिमेट करते हैं। नहीं, अंडरस्टिमेट की बात नहीं करो। जो एनालिस्ट है, चूंकि दिखता जाट जाट जाट, हर चैनल पे जाट जाट जाट, ऐसा नहीं, लेकिन दरअसल एससी बहुत लगभग 20% है। जी, लगभग 20%। कई जगह, 24, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कई ऐसी जगह है जहाँ एससी और एक और कोई बिरादरी मुस्लिम मिल गया तो जीत जाएगा। जी जी, वहाँ 40-42%। नकुल के बगल वाली सीट जो अब सहारनपुर में ही सहारनपुर शहर हो गया, 4-5 ऐसी है जो मुस्लिम और दलित नंबर 1 नंबर 2 है। जी, वही कॉम्बिनेशन है। और वो इसीलिए पहले अगर आपको ध्यान हो, मायावती का केंद्र भी सहारनपुर, बिजनौर जो हुआ करता था, वो मेरठ नहीं था उनका केंद्र, कभी भी वहीं था। वो
आबादी वहाँ है, लेकिन मैं मेरठ, मुजफ्फरनगर और इन जगहों पर जो मतलब दलित वर्ग के साथ सदस्यों की संख्या है वो 20 से 22% तक अगर हम मान लें, वो बड़ा फैक्टर है। उसमें से आधा हिस्सा निश्चित रूप से वो बड़ा कमिटेड है, वो जाएगा, बसपा के साथ ही जाएगा। लेकिन जो उसका आधा हिस्सा जो पिछली बार भाजपा की तरफ गया था, वो अभी भी भाजपा की ओर जा सकता है। मतलब जो ये गठबंधन है, बहुत संभावित है कि इसको दलितों का उतना सक्रिय समर्थन ना मिले, क्योंकि उनको साथ लेने की कोई बड़ी कोशिश नहीं हुई है। इसके बावजूद भाजपा की स्थिति यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने, तीनों लोगों ने अभी जो बातें की, असल में जो मैं कोर ट्रेंड देख पाता हूँ वो एंटी इनकम्बेंसी है। उसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, मिसमैनेजमेंट, चाहे कोरोना के पीरियड का रहा हो, चाहे रोज़गारों का ना हो, चाहे तमाम उलझुल बातों का हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन 5 सालों में। और सरकार की योजनाओं से असंतोष, उनसे जो जनता में ख़ासतौर पर किसान आंदोलन को लेकर के भी, जिस तरह यहाँ का हर दूसरा घर तो किसान का घर है। गन्ना बेल्ट है, गन्ना को लेकर बहुत नाराजगी। शहर में दिखाई ना भी पड़े तो भी हर दूसरा घर एक किसान का घर है। और जब किसान परेशान होगा तो चाहे आपके घर में 2 नौकरी करने वाले हों, अन्य स्रोतों से पैसा आ रहा हो, इसके बावजूद घर परेशान ही रहता है। तो थोड़ा इधर है, अभी सामने रहेंगे। नहीं, एक मिनट जोशी जी, ऐसे मतलब थोड़ा सामने की तरफ देखते बात। अर्बन फैक्टर, अर्बन जो सीट्स हैं वहाँ पर भी किसान आंदोलन का असर रहेगा। इस पूरे इलाके की यही संरचना है। यहाँ पर शहरों में भी जो शहरीकरण हुआ, जो लोग आए हैं वो आसपास के गांवों से आए हैं, उनकी ज़मीनें हैं, काम है, धंधा है और खेती है। सही बात। तो उससे मुक्त नहीं है, और ये चैलेंज भाजपा को भारी पड़ने जा रहा है, ऐसा लगता है। चलिए, अब आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, एक तो मैं अपने भाइयों के साथ अलग होना चाहता हूँ 2 बातों पे। ये अलग जब मतलब उन्होंने बातचीत कहा कि ये जनता बनाम भाजपा है, हाँ। तो मैं इसको कहने में संकोच करूँगा अभी। मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से दिस, और परिणाम तो जनता ही देगी ना, मतदाता तो जनता ही है ना, वो देगी तो जवाब मिल जाएगा। और दूसरे, जैसे भाई जोशी ने कहा कि वो शायद 3 अंकों में भी ना जाए, उसमें भी थोड़ा सा मैं संकोच बरतूंगा। अब एक मेरे मन में सवाल रह जाता है, जो आप लोगों में और श्रीकांत जी में अभी चर्चा हो रही थी, कि अगर इन बातों को हम सब मान लें तो गठबंधन की ऐसी लय। सर, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा। 3 अंकों से अगर नीचे चले जाए तो इसमें मतलब आश्चर्य कोई नहीं आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा। मुझे है ये नहीं, संभव तो ये है कि वो 80 रह जाए, संभव तो कुछ भी है, लेकिन मैं कयास नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है जो आप लोगों के सामने ही कहना चाहता हूँ कि दलित और जाटों के सहारे, यहाँ पे जाटों और मुस्लिमों के सहारे गठबंधन लड़ रहा है। पर आप ये आकलन कीजिए कि ऐसी कुल मिला के कितनी सीटें हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात केवल जाट और दलित ही जिता दे, जाट और मुस्लिम ही जिता दें। भाई, आपने अपनी छतरी बड़ी कहाँ कर पाए? आपको कहीं कहीं निजी तौर पे या कैंडिडेट की वजह से छोटी बिरादरियों का या पिछड़ों का वोट मिल रहा है, सब जगह तो नहीं मिल रहा ना। तो हाँ, जो आपने कही उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब तक इसका विस्तार नहीं होगा तब तक गठबंधन को वो आशातीत सफलता नहीं मिलेगी जिसकी सब लोग बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने भी चतुराई खेली है, जैसे कि मुजफ्फरनगर में जो भी उन्होंने टिकट दिए, तो आप देखिए जिस बिरादरी का कैंडिडेट है उसी को दिया। नहीं, जैसे मुजफ्फरनगर में 6 टिकट दिए, एक भी मुस्लिम को नहीं दिया। उन्होंने सोच के दिया कि मुस्लिम को देने से संकोच रहेगा। हाँ, संकोच रहेगा। हाँ, हिंदू नाम होगा तो संकोच नहीं होगा। एक और चीज, मतलब कहीं ध्रुवीकरण होने न लगे, इसलिए उन्होंने स्मार्ट मूव किया। एक और उन्होंने स्मार्ट मूव किया। देखिए, खतौली में उन्होंने सैनी के सामने सैनी उतारा, मीरापुर में गुजर के सामने गुजर उतारा। वहाँ उनको क्यों एज मिल गई कि जो बीजेपी ने उतारा है उस पर एक बाहरी की मोहर लग रही है, और मीरापुर पहले ही भुगत चुका है अवतार सिंह भड़ाना को, तो उन्हें लगता है कि बाहर के प्रत्याशी को से ज़्यादा इसको दे दिया जाए, तो अपने आप उनके पक्ष में चीज जाने लगी। सारा चीज छाट के शहर में उन्होंने फिर अंत में वैश्य समाज को ही टिकट दिया, वैश्य के सामने वैश्य को दिया। पुरकाजी सुरक्षित सीट है, तो वहाँ सुरक्षित पे तो देना ही था भाई उसको, सुरक्षित पे। तो उन्होंने ऐसा नहीं स्ट्रेटेजिकली किया, ये यही सोच है कि यार कुछ सैनियों के वोट मिल जाए, मीरापुर में गुजर वोट मिल जाए। अगर वो इसी सोच से चलते हैं और सब जगह रहते हैं तो निश्चित उन्हें एक अच्छी सफलता मिलने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा
बढ़ता जा रहा है। अब इसको उलट के दूसरे लॉजिक से देखते हैं कि भाई बीजेपी को पिछले चुनाव में जो फर्स्ट फेज की जो 58 सीटें उसमें 53 क्यों मिली? 53 इसलिए मिली क्योंकि थोड़े मुस्लिम वोट बटे, जाट एकजुट थे। 91 में तो 91 माफ करें 2019 में तो 91% थे, लेकिन 17 में भी लगभग 80% जाट मिल गए। उसके बाद और जो ओबीसी की जो बहुत सारी जातियां गैर यादव 34-35%, उसमें से ज्यादातर जातियों में लामबंदी थी 80%, 70%। फॉरवर्ड कास्ट में देखेंगे ब्राह्मण, राजपूत और जो भी प्लस बनिया और ये सब, इसका बहुत बड़ा तबका बीजेपी की तरफ गया। 40% वोट मिल गए, जो 2019 में 50% तक पहुंच गया। तो वोट टूटन तो बीजेपी में साफ इस बार है ना। वोट टूटन अगर है तो सवाल उठता है अब ये कि वोट टूटन कितना है और इनकी तरफ कितना जुटना है, जो आपने कहा छतरी बरी करना, जिससे 58 में 53 से वो कितना कम होते हैं, और ये 4 सीट इनके हिस्से में 5 सीट है, ये 5 से बढ़ के कहाँ जाते हैं? विपक्ष की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जो 5 था। देखिए ऐसा है कि विपक्ष के पास में हारने के लिए, लूज करने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास जो है वो प्राप्त करने के लिए है, और वो प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और बीजेपी जिस शिखर पर खड़ी हुई है उसके साथ सामने चुनौती है कि उसको वो बचाना है, और कितना कम से कम डैमेज हो सके ये उसके लिए एक चुनौती है। और कोई भी कोर कसर तो छोड़ नहीं रहा है, लेकिन अंडर करंट क्या चल रहा है ये अगर हम महसूस करते हैं तो हमें कई जगह ऐसा लगता है, जैसे हस्तिनापुर में ही लेते हैं, दिनेश खटीक वहाँ पर भारी बहुमत से जीतने का उनका भविष्यवाणी लोग कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ इतना खराब माहौल है वहाँ और ऐसे चार्जेज हैं उनके ऊपर। उसके अलावा वहाँ योगेश वर्मा को जो सब गठबंधन ने टिकट दिया है, योगेश वर्मा वहाँ से निर्दलीय जीतने की क्षमता रखता है। वो कभी वो भी मतलब आप समझिए कि वो साधारण नहीं है, वो हर धन बल में, बाहुबल में वो लड़ भिड़ करके उसने अपनी हैसियत है ना। तो ये जो सीटें नुकसान हो रही हैं, जब भाजपा कह रही है कि हम 4 सीटें जीत लेंगे, 3 लूज कर रहे हैं, तो आप ये मानिए अगर वो 4 कह रहे हैं तो वो 4 से नीचे जा सकते हैं, 4 से ऊपर। हस्तिनापुर का मिथक भी बता दीजिए। और हाँ, एक मिथक भी है, हाँ हस्तिनापुर का बताइए। सर हस्तिनापुर का मिथक ये है कि हस्तिनापुर में जिस पार्टी का विधायक जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनती है, ऐसी लोगों में धारणा है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर दूसरी बार कोई जीतता नहीं है। सही बात है। एक बार विधायक बनने के बाद वहाँ कोई जीतता नहीं है। बिल्कुल। तो शायद उन्होंने वो सीट घटा ली है भाजपा वालों ने पहले से। और भाजपा की बेचैनी का जिक्र इन्होंने भी किया, और मोटे तौर पर बाकी दोनों लोगों ने भी। भाई बेचैनी नहीं होती तो अमित शाह कैराना में जाकर डोर टू डोर कैंपेन न कर रहे होते, पर्चा न बांट रहे होते। उसके बाद योगी का कैंपेन देखें, अमित शाह का कैंपेन देखें, सहारनपुर में कैंपेन देखें, और सहारनपुर में गृह मंत्री का ये कह देना कि अगर बीजेपी की झोली आपने वोटों से नहीं भरी तो मैं यहाँ से मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के लोगों को बता देता हूँ, मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा, फिर से जल उठेगा, ये गृह मंत्री कह रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे बेचैनी भी है और बांटने की वो कोशिश है, जिस कोशिश के साथ उनको 3 बार कामयाबी मिली। 80-20 भी इसीलिए कहा गया। तो ये उसी मॉडल को जिंदा करना, हाँ उसी मॉडल को, सोतीगंज का जिक्र प्रधानमंत्री का किया जाना। एक प्रधानमंत्री एक छोटे से मोहल्ले का जिक्र करता है और उसके सामने उसे सिर्फ उसके पीछे कारण यही है कि जैसे उनकी पहले कई कोशिशें की, उन्होंने जयंत को लेकर कोशिशें की, जाट समुदाय की जो बैठक बुलाई और उसमें कहा कि जयंत तो हमारे ही हैं, हमारे पास ही आएंगे, गलत तो पार्टी में है, दरवाजा हमारे खुले हैं। तो ये बताने की कोशिश थी कि जैसे इनके पिताजी हमारे पास चले आते थे और वो किसी भी पार्टी से मिलकर सरकार बना लेते थे अंदर खाने, तो वो कहते हैं इनके डीएनए में है ये, तो ये है ना। तो वो मतलब इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हैं। और अगर आप सीधे सीधे इस चुनाव को देखेंगे तो एक बात साफ नजर आती है कि भाजपा हर सीट पर जूझ रही है, परिणाम कुछ भी हो जूझ रही है। सही बात है, उसको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी नेक टू नेक स्थिति दिखती है या बहुत दबाव में दिखती है। अब वो दबाव, वही मैंने कहा, उस दबाव में 53 सीट से भाजपा कितना नीचे जाती है ये ज़्यादा अहम है। हाँ जी, मैं वो अभी जब बात कर रहे थे जयंत के निष्ठाएं बदलने की बात अजीत जी के, और उसमें मैं जयंत को और उनके पॉलिटिक्स को जितना समझ सका हूँ, तो मुझे लगता है कि जयंत इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रालोद का जो पतन हुआ था
वो निष्ठाएं लगातार बदलते बदलने से, रहने के कभी कारण कांग्रेस हुआ के था। साथ, कभी बीजेपी के और साथ, कभी- इसीलिए जाट समुदाय में ये भ्रम भी बना था कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। भाजपा की ओर जाने का मूल कारण ही उनका ये था, और इस भ्रम को वो समझने के बाद उससे उबर चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि जयंत किसी भी तरह से पिछले 5 सालों में जब उन्होंने कोई ऑफ़र नहीं स्वीकार किया, तो अब किसी तरह का कोई ऑफ़र स्वीकार करके भाजपा की ओर जाने की कोशिश करेंगे। एक बात जो इन्होंने कही उसमें सिर्फ और ऐड ऑन करता हूँ, चूँकि कल मैं आगरा में था, जयंत और अखिलेश की रथ यात्रा में मैं रथ में भी काफ़ी देर था, और उनसे एक 35-40 मिनट की मेरी बातचीत है। जयंत से मैंने भी पूछा और कुछ पत्रकारों ने भी हाल के दिनों में पूछा होगा। बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में इसकी कोई गुंजाइश पोस्ट पोल भी नहीं है, इसलिए क्योंकि अमित शाह रैलियों में इसी तरह के डोरे डालने वाली बात करते हैं जिससे जाट कन्फ्यूज हो जाए। परसों अमित शाह ने अनूप शहर, बुलंदशहर का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ उन्होंने कहा अरे जयंत जी कितने दिन रहेंगे, जयंत भाई चुनाव के बाद सरकार तो बननी नहीं है और आप 3 दिन के बाद उस संगठन में नहीं रहेंगे। वो इसलिए जाटों को कह रहे हैं कि भाई इनका कोई टिकाऊ रिश्ता नहीं है, होगा तो हमारे प्रति ही सॉफ्ट है। और वो जयंत उनको साफ साफ कह रहे हैं कि ये मुझे नहीं करना है, करना होता तो 5 साल में करता या ये, और शायद ये करेंगे तो उनके लिए आत्महंता होगी बात, क्योंकि अजीत सिंह की क्रेडिबिलिटी इसीलिए हुआ ना, जीते किसी और के साथ, मंत्री बन गए किसी और सरकार में, तो इसलिए अगर ये गलती रालोद दोहराता है तो रालोद नाम का राजनीतिक दल अस्तित्वहीन हो जाएगा, ये विश्वास रखिए। चलिए बहरहाल खत्म करें। हाँ, कर लगभग कर सकते एक हैं। बात जो मैं कहना चाहता था, अभी थोड़ी देर पहले पुष्पेंद्र जी जो बात कह रहे थे अंडर करंट के थोड़ा अलावा, अंदर ही रहिए आप, बात पीछे भाजपा बीच में जब कैंपेनिंग शुरू हुई थी तो भाजपा लाभार्थी वर्ग के बारे में बड़ा उम्मीद थी उसे कि जिसको कथित रूप से लाभ मिला है वो उनके पक्ष में खड़ा होगा। आपको मालूम है 15 दिन पहले मैं बनारस गया था। आबादी तो मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। हाँ, 15 दिन पहले मैं बनारस गया था और संयोग से 3-4 विधानसभाओं में मैं जा सका मित्रों के साथ। जो लाभार्थी हैं जिन्हें लाभ मिला है वो पूरे अधिकार से कहते हैं कि कोई हमारे ऊपर एहसान किया है क्या किसी ने? हम पर किसी ने कोई एहसान नहीं किया है। उनकी भाषा में और मतलब अगर मैं बनारसी में उनकी कहूँ भाषा में, उनकी बनारसी में? तो ये कि कोनो एहसान कैले हुन कहा हमरे पर, कोनो एहसान नहीं है। और एहू में पूरा नहीं मिलल भैया, जितना मिले रहल ओहू में पूरा नहीं मिलल। 1,15,000, 1,20,000, 1,40,000 ऐसे मिला था, और जे सुपात्र हो जे के मिले चाहिए ओके मिलले नहीं है। ये बातें हैं। चलिए शायद ये लोग उन चीज़ों का ख्याल नहीं कर सके एग्जीक्यूशन के समय कि जो सुपात्र है और उस तक भ्रष्टाचार ना हो और सचमुच लाभ मिल जाए। ऐसा हुआ होता तो शायद जो उम्मीदें थी वो बनी रहे। चलिए मुझे वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा, 1 घंटे का लगभग हो गया है। आमतौर पर कोशिश करता हूँ 40-42 मिनट, लेकिन चूंकि 3 पत्रकार थे, पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर हमने बात की, क्लोज करना है, कुछ और कहना बाकी रह गया? नहीं, यही है, बस अब देखते हैं 10 तारीख को किस तरह से ईवीएम जाती है और जब रिजल्ट आता है तो हमारी बातें कितनी सही निकलती हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरठ के जैन शिकंजी पनीर पकौड़ा नाम के इस ठेहे पर, और ये चाय पकौड़ा चल चुका है। और अभी चूँकि चुनाव का सिलसिला है, मैं लगातार आपको मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के उन इलाकों, शामली, बागपत और बुलंदशहर आसपास के इलाकों में जहां वोटिंग होनी है 10 फरवरी और 14 फरवरी को, यहां से लगातार मैं दिखूंगा। और उसके बाद पूरब की तरफ मेरा भी प्रस्थान होगा और चुनाव का सिलसिला भी पूरब की तरफ। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सबका शुक्रिया, आपको भी शुक्रिया, खास तौर पे आपको भी शुक्रिया और नमस्कार और शुक्रिया। चलिए फिलहाल नमस्कार। तो थोड़ा पीछे हो जाऊँ। हाँ, पीछे हो जाइए और इसको बंद करिए, नमस्कार करिए।